हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टॉक ऑन डिमांड सीरीज में एक और बहुत ही अच्छी कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी रिक्वेस्ट मिस्टर बीडी प्रसाद जी ने की थी। उन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे मेंशन किया था कि वो एक हाइडेलबर्ग सीमेंट्स इंडिया लिमिटेड में एक रिव्यू वीडियो चाहते हैं। तो बीडी प्रसाद जी, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि आपने बहुत ही अच्छी कंपनी को हमको रिव्यू करने बोला है। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। हाइडेलबर्ग, इनका जो पेरेंटेज है हाइडेलबर्ग सीमेंट्स, वो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सीमेंट का। अगर आप सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं तो उसमें होलसेम सीमेंट नंबर 1 पर आता है, लाफार्ज सीमेंट नंबर 2 पर, और तीसरे नंबर पे हाइडेलबर्ग सीमेंट्स आता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है इस कंपनी का। वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाइडेलबर्ग सीमेंट्स की ही ये कंपनी है, जो कि इंडियन सब्सिडरी कंपनी है, हाइडेलबर्ग सीमेंट्स इंडिया लिमिटेड के नाम से। तो इस वीडियो में हम काफी डिटेल में इनके बिजनेस मॉडल को समझेंगे, इनके प्रोडक्ट्स को समझेंगे, इस कंपनी के फंडामेंटल पैरामीटर्स को देखेंगे, इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे हम, और इसके चार्ट्स को भी स्टडी करेंगे। तो इसका एक टेक्निकल एनालिसिस भी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें आप इस वीडियो से आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन इस कंपनी से रिलेटेड जितनी भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दे पाऊं, जिससे कि आपके फर्दर एनालिसिस में आपको काफी मदद मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए सर, मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो लाइक का बटन दबाइए। कमेंट सेक्शन में लिखकर हमको बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कोई स्टॉक्स को डिस्कस करना, या आप चाहते हैं कि कोई स्टॉक्स पे मैं रिव्यू वीडियो बनाऊं, या कुछ आपको कमेंट करके बताऊं, तो आप जरूर उसको मेंशन कर सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा, और इस पे चाहे तो आप मैं वीडियो भी बनाकर आपको जरूर दूंगा। तो चलिए सर, फिर हम इस कंपनी को ही डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस कंपनी की वेबसाइट ऑलरेडी स्क्रीन पर खोल कर रखी हुई है। यह है हाइडेलबर्ग सीमेंट्स। हाइडेलबर्ग सीमेंट्स इसका पेरेंट है, और ये कंपनी जो है वो है हाइडेलबर्ग सीमेंट्स इंडिया लिमिटेड। ये अपने ब्रांड को जो है, अपने प्रोडक्ट्स को माइसेम सीमेंट्स के नाम से ब्रांड करती है, उसके नाम से सेल करती है। इनकी जर्नी की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हाइडेलबर्ग सीमेंट्स ग्रुप जो है वो एंटर किया था 2006 में, और इन्होंने 50-50 जॉइंट वेंचर किया था इंडोरामा सीमेंट से, और इन्होंने कंट्रोलिंग स्टेक जो है वो मैसूर सीमेंट्स लिमिटेड। तो मैसूर सीमेंट लिमिटेड जो है वो बेसिकली बिरला ग्रुप की कंपनी है, और इन्होंने इंडोरामा सीमेंट और मैसूर सीमेंट लिमिटेड से 2006 में 50-50 का ज्वाइंट वेंचर किया था, और इन्होंने पहली बार इंडिया में एंटर किए थे। ये हाइडेलबर्ग सीमेंट, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये वर्ल्ड का बहुत बड़ा ग्रुप है जो सीमेंट प्रोड्यूस करता है, थर्ड लार्जेस्ट है। इनकी कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट ये 176 मिलियन टन। नॉर्मली जो प्लांट होते हैं, एक प्लांट जो कंप्लीट प्लांट होता है वो 2 या 3 मिलियन टन का होता है, काफी बड़ा प्लांट। इनकी अगर वर्ल्ड में बात करते हैं तो 176 मिलियन टन की कैपेसिटी है। इनके 120-130 प्लांट से ज्यादा इनके प्लांट्स है दुनिया में। तो ये काफी बड़ा ग्रुप है। तो इस ग्रुप ने पहली बार इंडिया में जब एंट्री की थी तो उन्होंने इस कंपनी के थ्रू एंटर किए थे। तो उन्होंने 50-50 ज्वाइंट वेंचर किया था इंडोरामा सीमेंट से और मैसूर सीमेंट्स लिमिटेड से। जैसे मैंने आपको बताया, मैसूर सीमेंट लिमिटेड बिरला ग्रुप कंपनी थी। तो ये दोनों को इन्होंने किया। उसके बाद फिर हाइडेलबर्ग सीमेंट्स ने जो बैलेंस स्टेक था वो उन्होंने एक्वायर किया था 2008 में। तो पहले इन्होंने कंट्रोलिंग स्टेक किया 2006 में, कि इन्होंने ऑपरेशन और मेंटेनेंस जो भी इनका कंट्रोलिंग है, मैनेजमेंट से सीट जो थी उन्होंने ली पहले। उसके बाद जो रिमेनिंग स्टेक था, तो यहाँ पे कंप्लीटली जो इंडोरामा सीमेंट और बिरला ग्रुप दोनों ने कंप्लीटली एग्जिट कर लिया इस कंपनी से, और 2008 में हाइडेलबर्ग सीमेंट्स इंडिया लिमिटेड ने कंप्लीटली एक्वायर कर लिया इन दोनों ग्रुप्स को। तो उस समय जो उनकी कंबाइंड कैपेसिटी थी इंडोरामा सीमेंट्स की और मैसूर सीमेंट्स लिमिटेड की, वो ऑलमोस्ट 3.0 मिलियन टन थी। तो देखिए सर, इंडिया में इनकी कैपेसिटी 3.07 मिलियन टन, और जैसे कि मैंने उनकी टोटल जो वर्ल्ड में कैपेसिटी है वो 176 मिलियन टन है। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं इनका स्केल कितना है। फिर देखिए, अभी ये तो यहाँ तक हो गया, ये 2008 तक की बात है। उसके बाद इन्होंने एक ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन किया सेंट्रल इंडिया में, जो कि मध्य प्रदेश में है। वो 2013 में ब्राउन फील्ड मतलब क्या होता है कि जहां पर आपका प्लांट ऑलरेडी होता है, उसी में अगर आपके पास जगह होती है जहां पर आप कंप्लीटली नया एक प्लांट को लगाते हैं, तो उसको ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन बोलते हैं। तो ये जो मध्य प्रदेश में दमोह में इनका जो प्लांट है
उसी में उन्होंने एक और नया प्लांट लगाया है, जिसके चालू होने के बाद इनकी जो कैपेसिटी थी वो 3.07 मिलियन टन से बढ़कर ऑलमोस्ट डबल हो गई 6 मिलियन टन पर एनम। तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको पहुंचते हुए दिख रहे हैं। तो इन्होंने 2013 में जो कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्रोग्राम चालू किया तो ऑलमोस्ट उन्होंने अपनी कैपेसिटी को डबल कर लिया। फिर देखिए इन्होंने जो फर्दर जो इनके कंसीडरिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटल नेक्स एट द रायगढ़ ग्राइंडिंग यूनिट, तो जो इनकी लॉस मेकिंग कंपनी थी या जिसमें इनको ट्रबल आ रहा था, तो ये एक अच्छा मैनेजमेंट की यही निशानी होती है कि जो बिजनेसेस आपके अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको ग्रो किया जाए, और जहां पर आपको लग रहा है कि आप ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, आप लॉस मेकिंग बिजनेसेस हैं, उसको वो सेल ऑफ करता जाए। तो प्रूडेंट जो मैनेजमेंट होती है वो यही करती है कि जो लॉस मेकिंग बिजनेसेस होते हैं उनको कट ऑफ कर देती है, उनको सेल ऑफ कर देती है। तो इन्होंने क्या किया कि जो ये रायगढ़ का ग्राइंडिंग यूनिट जो था, ग्राइंडिंग यूनिट क्या होता है सर, कि जो क्लिंकर होता है उसको जिप्सम में ऐड करके ग्राइंडिंग यूनिट्स होती हैं, ग्राइंडिंग मिल्स होती हैं, उसमें उससे सीमेंट प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसमें रायगढ़ में ग्राइंडिंग यूनिट थी, वो उन्होंने सेल ऑफ कर दी JSW स्टील लिमिटेड को। और कब कब करी है? 2014 में। तो देखिए आप इन्होंने कितनी जल्दी प्रोग्रेस किया। 2006 में इन्होंने JV किया, फिर 2008 में इन्होंने कंप्लीट टेक ओवर कर लिया, 2030 में कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्लान कर दिया, 2014 में इन्होंने अपनी एक ग्राइंडिंग यूनिट भी बेच दी जो कि लॉस मेकिंग थी। तो मैनेजमेंट बहुत एक्टिव है, बहुत एजाइल है, बहुत फोकस्ड है, और काफी जल्दी जल्दी डिसीजंस लेते हैं और काफी अच्छे डिसीजंस लेते हैं, जो कि आपको इनके प्राइस, इनके जो इन्होंने वैल्यू क्रिएट की है शेयर होल्डर्स की, वो दिखाता है आपको। आप अभी जब हम इसके चार्ट को डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स की कितनी अच्छी वैल्यू क्रिएट करके दिखाई है। तो ये सारे डिसीजंस लेने के कारण ही आज आपको ये स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखता है इफ यू कंपेयर टू अदर सीमेंट कंपनीज। तो उसके कंपैरिजन में काफी अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। तो ये बता रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश में इन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंशन किया, प्रोग्राम किया है, उससे इनको काफी सारे मार्केट कैप्चर करने का मौका मिल गया। मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, तो ये सारे जो सेंट्रल इंडिया के जो जितने भी जगह हैं उनको ये टारगेट कर पा रहे हैं इस कैपेसिटी एक्सपेंशन के थ्रू। चलिए अब एक नजर हम इनके प्लांट ओवरव्यू और कैपेसिटीज पे भी डाल देते हैं। तो जैसे कि हमने बात की कि यहाँ पे दमोह, जैसे इनकी मध्य प्रदेश में एक यूनिट है जो कि इंटीग्रेटेड यूनिट है, जिसमें ग्राइंडिंग यूनिट भी है और क्लिंकराइजेशन यूनिट भी है। तो यहाँ पर इन्होंने ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट भी किया है, और यहाँ पर उनके पुरानी यूनिट भी जो मैसूर सीमेंट के नाम से था वो यहीं पे थी, तो इनको इन्होंने एक्वायर किया। यहाँ पर झांसी में आप देख सकते हैं कि ये ग्राइंडिंग यूनिट है कंप्लीटली। तो ये देखिए आप जो ट्राइंगल दिख रहा है वो GU मींस ग्राइंडिंग यूनिट, और IU है जो सर्कल में वो इंटीग्रेटेड यूनिट। इंटीग्रेटेड यूनिट मींस क्लिंकराइजेशन प्लस ग्राइंडिंग यूनिट, दोनों चीज होती है। तो यहाँ पर इनके झांसी में ग्राइंडिंग यूनिट है, और जो दमोह में है वो क्लिंकराइजेशन प्लस ग्राइंडिंग यूनिट, दोनों चीज है। फिर अमरसंद्रा करके एक और जगह है कर्नाटका में, वहां पर इनकी इंटीग्रेटेड यूनिट है। वहां पर मतलब इनका क्लिंकर प्रोडक्शन भी होता है और ग्राइंडिंग यूनिट्स भी है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये तीनों लोकेशंस को अगर आप ऐड करेंगे तो इनकी जो टोटल कैपेसिटी है वो 5.4 मिलियन टन पर एनम की होती है। अभी हम इनके प्रोडक्ट्स पे भी आ जाते हैं। तो ये जो अपने प्रोडक्ट्स को ब्रांड करते हैं वो माइसेम सीमेंट के नाम से करते हैं। हाइडेलबर्ग सीमेंट्स भी इन्होंने मेंशन करना चालू कर दिया है। अगर आप ध्यान देंगे इनके बैक पर तो देखिए डायमंड सीमेंट्स के नाम से ये पहले अपने प्रोडक्ट को सेल करते थे जब ये बिरला ग्रुप की कंपनी थी। अभी जब से हाइडेलबर्ग सीमेंट्स ने इनको टेक ओवर किया है तो ये हाइडेलबर्ग सीमेंट्स और माइसेम सीमेंट के नाम से ये अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं। इनके बहुत सारे मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं बट 3-4 प्रोडक्ट्स ये अपने मार्केट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि माइसियम सीमेंट के नाम से जो रेगुलर बैग्स आते हैं इनके, ये पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट है, फ्लाई ऐश बेस्ड है। तो फ्लाई ऐश जैसे कि हमने बिरला कॉर्पोरेशन और जेके सीमेंट में भी डिस्कस किया था कि जो पावर प्लांट होते हैं उसमें जो पेटकोक यूज होता है उसका जब कंप्लीटली बर्न हो जाता है तो उसकी जो ऐश बचती है उसको फ्लाई ऐश बोलते हैं। तो पावर प्लांट का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है कोल जो पेटकोक का जो वेस्ट होता है वो एज वो सीमेंट प्लांट्स जो होते हैं वो एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं और उसको फ्लाई ऐश सीमेंट बोलते हैं। तो ये फ्लाई ऐश बेस्ड सीमेंट को सेल करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका दूसरा प्रोडक्ट जो है वो माइसेम सीमेंट, माइसेम पावर के नाम से भी ये सेल करते हैं। यहाँ ये भी PPC ही है, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट है, ये भी फ्लाई ऐश बेस्ड है। तीसरा जो ये प्रोडक्ट सेल करते हैं वो है माइसेम कॉन्क्रीट मैक्स, ये भी PPC है। तो ये एक्चुअली डिफरेंट रीजन में
डिफरेंट रीजन में अलग अलग नाम से भी सेल करने में इनको काफी सहूलियत होती है, इसीलिए ये अलग अलग नाम से है, ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट बट ये काफी सारे नाम से सेल करते हैं। तो हमने ऑलमोस्ट अब अभी तक इनके प्रोडक्ट्स को देख लिया, इनके पेरेंट को समझ लिया, ये एमएनसी कंपनी है ये समझ लिया, और काफी हमने इसके बिजनेस मॉडल को भी काफी स्टडी कर लिया। अब हम आ जाते हैं इसके फंडामेंटल पैरामीटर्स पे। तो हम देख सकते हैं, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये 5422 करोड़ की कंपनी है। तो ये ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि ये स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप से मिड कैप कंपनी है ये। तो आप अगर, जैसे कि हमने बिरला कॉर्प और जेके लक्ष्मी सीमेंट में भी बात की थी कि ये 5422 करोड़ में आपको कंप्लीट heidelberg सीमेंट्स को परचेस करने का मौका है। तो आप अगर यहाँ पर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें तो ये 5.4 मिलियन टन पर एनम की है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर जो नॉर्मल सीमेंट प्लांट्स होते हैं उसकी एक रिप्लेसमेंट कॉस्ट को भी लोग कैलकुलेट करते हैं मार्केट प्लेस में। तो जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट मानी जाती है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होता है कि अगर आपको सेम प्लांट, सेम कैपेसिटी का प्लांट अगर आप आज की डेट में लगाना चाहते हैं किसी एरिया में, तो उसकी कितनी कॉस्ट आएगी। तो जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है heidelberg सीमेंट्स की 5.4 मिलियन टन पर एनम की, अगर आप सेम कैपेसिटी का नया प्लांट लगाना चाहते हैं तो आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है। तो उसको जो मार्केट प्लेस में जो बोला जाता है कि 1 टन की जो कॉस्ट आती है वो $150 आती है, और जो अगर आप $1 को 75 रुपीज से तक मानते हैं, तो आपने देखा कि 1 टन जो है वो $150 और $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज। तो अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट वो 1100 से 1200 करोड़ के बीच में 1 MTPA प्लांट होता है। तो 1 मिलियन टन पर एनम की जो कैपेसिटी का जो प्लांट अगर आप उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 1100 से 1200 करोड़ के बीच में आती है। तो हम 1200 करोड़ ही मान के चलते हैं। तो 1200 करोड़ अगर मैं मानूं, और यहाँ पर इनकी जो कैपेसिटी हमने डिस्कस करी, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये 5.4 मिलियन टन है। तो इसको मैं 1200 को मल्टीप्लाई करूंगा 5.4 मिलियन टन से, तो जो टोटल इसकी जो अगर रिप्लेसमेंट कॉस्ट की बात करते हैं, अगर इसी प्लांट को मुझे नया प्लांट लगाना हो तो मुझे 6480 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये कंपनी जो आपको मिल रही है वो 5422 करोड़ में मिल रही है। तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि ये 80 मतलब ऑलमोस्ट 10 या 20% डिस्काउंट में मिल रही है इसकी टोटल कॉस्ट से। तो एक बहुत ज्यादा डिस्काउंट में आपको नहीं मिल रही है, ये बात जरूर है। उसके भी बहुत सारे रीजन है, जैसे कि हमने जेके लक्ष्मी सीमेंट में देखा था या बिरला कॉर्पोरेशन में देखा था कि वहां पर आपके पास बहुत लेवरेज था, जो एग्जिस्टिंग मार्केट कैपिटल था और जो मार्केट प्राइस था इसका, उसमें काफी डिफरेंस था। बट यहाँ पर आपको heidelberg सीमेंट्स में ऑलमोस्ट जो मार्केट कैपिटल है और जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट, वो ऑलमोस्ट सेम आ रही है। आप एंटरप्राइज वैल्यू भी देखिए तो ऑलमोस्ट 5142 करोड़, तो ये बल्कि कम है मार्केट कैपिटल से। क्यों है कम? क्योंकि यहाँ पर डेट टू इक्विटी आप देखेंगे तो बहुत ही कम है। तो जिस कंपनी की बैलेंस शीट में कोई डेट नहीं है, इसीलिए एंटरप्राइज वैल्यू भी आपको ज्यादा बड़ी होती हुई नहीं दिख रही है। जो कि हमारे बिरला कॉर्पोरेशन में हमने देखा था कि डेट था उसकी बैलेंस शीट में, उसके बाद भी वहां पे लेवरेज था आपको रिप्लेसमेंट कॉस्ट में। तो यहाँ पर आपको रिप्लेसमेंट कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर आपके पास ज्यादा मार्जिन नहीं है। ठीक है सर, अब हम नेक्स्ट पैरामीटर पे आते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि इसकी जो पीई है वो रीजनेबल है 22.4, तो जो कि काफी अच्छी पीई है। डिविडेंड यील्ड देखिए, बहुत ही अच्छी डिविडेंड यील्ड दे रहा है। ये आपको समझना पड़ेगा सर कि ये कमोडिटी बेस्ड कंपनी है। उसके बाद इसमें जो है कैपिटल इंटेंसिव कंपनीज होती हैं, ये इसमें काफी कैपिटल इन्वॉल्व होता है, इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई होती है, लेबर कॉस्ट काफी हाई होती है, और ये कमोडिटी बिजनेस है तो इसमें जो प्राइसेस हैं वो फ्लक्चुएट होते हैं। उसके बाद भी ये कंपनी काफी अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, अपने शेयर होल्डर्स को काफी अच्छा डिविडेंड दे रही है। तो आप एमएनसी कंपनीज की अगर कभी भी बात करते हैं तो आपको ये लेवरेज मिलता है कि जो मैनेजमेंट है वो काफी प्रोफेशनल होता है और अपने शेयर होल्डर्स का काफी ध्यान रखता है। तो आपको ये चीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रही है। वहीं पर आप देखिए आरओसीज तो 27.6 और आरओई जो है वो 21.6, तो बहुत ही अच्छा आरओसीज और आरओईज। हार्डली आपको कोई कंपनी दिखेगी इंडिया में, सीमेंट कंपनी, जो इतने अच्छे आरओसीज
और आरओईज मेंटेन कर पा रही है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। डेट टू इक्विटी देखिए आप 0.23, बहुत ही अच्छा डेट टू इक्विटी मेंटेन किया है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। इक्विटी कैपिटल देखिए 227 करोड़, तो इक्विटी थोड़ी बड़ी है इनकी, एक जरूर थोड़ा सा कंसर्न है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए बहुत ही अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 24.3, सीमेंट इंडस्ट्री में 24.3, अगर आप मार्जिन मेंटेन कर पा रहे हैं तो आपकी पोजीशन मार्केट में बहुत ही अच्छी है। फिर देखिए यहाँ पर हम आ जाते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पर। तो सितंबर क्वार्टर का, अभी दिसंबर क्वार्टर का इनका रिजल्ट नहीं आया है, अभी हम वो भी जब आएगा तो उस पर भी अगर होगा तो हम रिव्यू करने की कोशिश करेंगे, आप भी इसको मॉनिटर करिएगा। बट सितंबर क्वार्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेल्स देखिए 522 करोड़ के अगेंस्ट में 514 करोड़ की सेल्स हुई थी। वहीं आप नेट प्रॉफिट देखिए तो 58 करोड़ से बढ़कर ये 62 करोड़ पे पहुंचता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि थोड़े से बहुत मार्जिन में भी इंप्रूव हुआ है, 24% से 25% जाते हुए दिख रहे हैं। ये सारे टफ क्वार्टर हैं, आपको याद रखना होगा कि ये सितंबर और जून का जो क्वार्टर है वो काफी टफ क्वार्टर थे। जून में देखिए 589 करोड़ से घटकर 408 करोड़ में हुआ था, बल्कि नेट प्रॉफिट जो है वो 79 करोड़ से घटकर 49 करोड़ हो गया था। ये कंप्लीट लॉकडाउन का समय है, उसमें भी इन्होंने ऐसा नहीं कि लॉस में चले गए। यहाँ पर भी आप देखिए कि ये प्रॉफिट कमा रहे थे, सेल्स कर रहे थे, डिस्पैच कर रहे थे और उनके मार्जिन भी ऑलमोस्ट मेंटेन थे। तो ये स्ट्रेंथ है इस कंपनी की, ये स्ट्रेंथ आपको माननी पड़ेगी, आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। चलिए सर, अभी हम ईयरली क्वार्टर रिजल्ट्स पे जाते हैं। तो 2008 में जैसे हमने बात किया कि यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट एक्विजिशन कर लिया था इस कंपनी का, तो उस समय जो है वो ट्रिपल डिजिट में इनकी सेल्स होती थी, 1000 करोड़ भी नहीं होती थी, जो आज बढ़कर 2170 करोड़ तक पहुंचती हुई आपको दिख रही है। तो ये 4 डिजिट्स में आ चुकी है। वहीं पर नेट प्रॉफिट आप देखिए तो 126 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था वो बढ़कर आज 268 करोड़ तक पहुंचता हुआ आपको दिख रहा है। अब अगर आप मुझसे बोलेंगे तो इस कंपनी में मुझे हर चीज अच्छी लग रही है। आप पी बोलेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है, प्रमोटर्स बहुत अच्छे हैं, आरओसीज बहुत अच्छे हैं, डेट टू इक्विटी तो अनडाउटेबली इन्होंने बैलेंस शीट को अपना बहुत अच्छा मेंटेन किया है, मार्जिन्स बहुत अच्छे बना रहे हैं, ये हर चीज अच्छी है। बस मेरा एक ही कंसर्न है इसमें, तो इसमें जो है वो ग्रोथ को लेकर है। तो आप देखिए कि 1000 करोड़ से बढ़कर ये आज 10 साल में 2000 करोड़ तक पहुंचे हैं। तो जो पेस होनी चाहिए सेल्स की और जो पेस होनी चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी की, वो कहीं पर थोड़ी सी मुझे मिसिंग लग रही है। अगर ये उस पर भी ज्यादा वर्क करेंगे एग्रेसिवली और भी अपने कैपेसिटीज को एक्सपेंड करेंगे, नए एरियाज में जाएंगे, क्योंकि इनके मैनेजमेंट को भी मैंने काफी सुना है और वो बोल भी रहे थे कि वो काफी अग्रेसिव हैं, वो चाहते हैं कि डिफरेंट यूनिट्स को एक्वायर करें। उन्होंने इटालियन सीमेंटिक को भी एक्वायर किया है, इटालियन सीमेंट को, जुआरी सीमेंट को भी एक्वायर कर चुके हैं, तो वो भी उन्होंने किया है। पर ऐसे बहुत सारे एक्विजिशन ये करने वाले हैं और अपने कैपेसिटीज को इंक्रीज करने वाले, तो वो चीज को हमको मॉनिटर करना पड़ेगा कि कितने एग्रेसिवली ये अपने 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 फुटप्रिंट्स जो है इंडिया में वो फैला रहे हैं और कितने एग्रेसिवली ये ग्रो कर पा रहे हैं। तो अगर ग्रोथ इस कंपनी में बहुत अच्छे से आती है तो ये जो शेयर प्राइस है आपको बहुत तेज भागता हुआ आपको दिखेगा। तो मेरा एक कंसर्न जो है वो सिर्फ इसकी इनकी जो ग्रोथ का जो पेस है उस पर है मुझे। बाकी मुझे पैरामीटर्स वाइज तो बहुत ही अच्छी लग रही है कंपनी। आप देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल जो है 240 करोड़ से बढ़कर, हो सकता है यहाँ पे बोनस शेयर इशू किए हो या बायबैक किया है, इनफैक्ट सॉरी 240 से 227 करोड़ हो गया, तो कुछ तो इन्होंने किया है। पर ये ऑलमोस्ट इक्विटी थोड़ी हाई है, पर फिर भी ठीक है। अभी रिजर्व्स देखिए कोई इशू नहीं, बढ़ रहे हैं। बोरोइंग्स देखिए आप, ये बहुत अच्छी चीज है, ये होते हैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ये देखिए इन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंशन किया 2013 में, कुछ एडिशनल लोन लिया होगा यहाँ पर, उसके बाद आप देखिए कि जो भी इनके कैश आता जा रहा है उससे वो अपना लोन को पे करते जा रहे हैं। तो ये होता है कि आप एक टफ बिजनेस में भी आप अपने कंपनी को कितने अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, अपने बैलेंस शीट को कितना अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, वो इसका एक ये डिस्प्ले है। आप देख सकते हैं कि इन्होंने ग्रेजुअली अपने डेट्स को रिड्यूस करते जा रहे हैं और ये डेट फ्री कंपनी, मतलब जो कि कैपिटल इंटेंसिव कंपनी है उसको डेट फ्री कंपनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर देखिए कैश, देखिए कितने स्ट्रॉन्ग कैश है। मुझे बिरला कॉर्पोरेशन, जेके लक्ष्मी सीमेंट या इस कंपनी की बात करो, मुझे इन सारे प्लांटों में ये जो अच्छी चीज लगती है कंपनियों में वो है स्ट्रॉन्ग कैश। कितने अच्छे कैश फ्लोज हैं आप देखिए, यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव रहे हैं और बहुत बढ़िया ट्रिपल डिजिट में हेल्दी कैश फ्लोज आपको मिल रहे हैं। फिर आरओसीज आप देखिए, तो आरओसीज भी इनके देखिए ग्रेजुअली इंक्रीज हुए हैं। बीच में 2013 में डिप आया था, बट इन्होंने बहुत अच्छा रिकवरी दिखाई और अब आपको ये डबल डिजिट से, बल्कि ये हाई
25-28% तक आपको जाते दिख रहे हैं, जो कि बहुत 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 शानदार है। डेटर डेज देखिए, ये रिमार्केबल है, बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट है, क्योंकि सीमेंट प्लांट्स में आपको हालांकि लोअर डबल डिजिट्स में ही मिलते हैं, बट आप देखिए सिंगल डिजिट पे पहुंचा दिए हैं। मतलब ये अपना प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तुरंत कैश मिल जाता है, इनको सेल करते हैं, तुरंत कैश मिल जाता है, ये उधारी में काम नहीं करते हैं। तो ये इनकी ब्रांड पोजीशनिंग बताता है। तो इसलिए आप देखिए कि आरओसीज बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इनके डाटा डेज भी ऑलमोस्ट सिर्फ फोर है, सिंगल डिजिट पे, वो भी लोअर सिंगल डिजिट पे है ये। तो बहुत 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 बढ़िया है ये चीज। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए आप यहाँ पर, तो 69% की होल्डिंग है, जो कि कांस्टेंट इन्होंने मेंटेन की हुई है, बहुत अच्छी बात है। एफआईआईज देखिए, तो एफआईआईज की पहले जो होल्डिंग थी 2018 में 11% थी, जो कि आज घट के 9.25% आ गई है। डीआईएस की जो 5% की होल्डिंग थी, वो बढ़कर ऑलमोस्ट 7% पे आ गई है। पब्लिक का जो पार्टिसिपेशन था वो भी बढ़ा है, तो थोड़ी बहुत जो एफआईआईएस की पोजीशन थी वो पब्लिक के पास जाती हुई दिख रही है आपको, और डीआईएस के पास जाती हुई दिख रही है। ठीक है, कुछ मेजर चेंजेस नहीं है, तो इसमें हमको कोई कंसर्न की बात नहीं है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं वो है प्रमोटर, एफआईआईज और डीआईएस, तो इन सबको मिला के ऑलमोस्ट यहाँ पे कहना चाहिए कि 86% तो उन्हीं के पास है, सिर्फ 14% पब्लिक के पास है जो वीक हैंड है। तो उसमें भी ऐसी कोई कंसर्न की बात नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। तो आपने देखा सारे पैरामीटर्स हमने स्टडी किए, फंडामेंटल एनालिसिस किया इस कंपनी का, बहुत ही अच्छी कंपनी है, कोई इशू नहीं है। सिर्फ ग्रोथ को लेकर थोड़ा सा मुझे कंसर्न है, बाकी ये बहुत अच्छी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, कोई इशू नहीं है इसमें। चलिए सर, फिर हम जल्दी से इसका एक टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं, इसके चार्ट को स्टडी कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि मैंने इसका मंथली चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। अभी मैंने मूविंग एवरेजेस सिलेक्ट नहीं किए हैं, क्योंकि मैं पहले आपको एक इसका ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आरएसआई इंडिकेटर सिर्फ मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा हुआ है। तो जैसे कि आप चार्ट को देख सकते हैं क्लियरली, बहुत ही अच्छा चार्ट है। जैसे कि मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि इस चार्ट को आपको देखकर क्या लग रहा है, तो मुझे तो स्ट्रेंथ ही दिख रही है, कहीं पर भी वीकनेस नहीं दिख रही है इस चार्ट में। बहुत ही अच्छा चार्ट है, स्ट्रॉन्ग चार्ट है। ये मंथली चार्ट है, आप ध्यान रखिए, हम यहाँ पर मंथली चार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक कैंडल जो है वो 1 मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। वहीं अब देखिए, चलिए सर मैं इसमें ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करूं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस वाली लाइन हो गई, ये सपोर्ट वाली लाइन हो गई। ये देखिए, ये सपोर्ट लाइन है, ये है सर। तो इस ट्रेंड लाइन को ये फॉलो करते हुए ऊपर नॉर्थवर्ड्स जा रहा है। अच्छा स्ट्रॉन्ग चार्ट है, कोई इशू नहीं है, आपको बहुत ही अच्छी ट्रेजेक्टरी में स्टॉक जाता हुआ दिख रहा है। जैसे हमने बात की थी कि 2008 से इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, वहां से इन्होंने धीरे धीरे जो डेवलपमेंट किया और इन्होंने जो अपनी यूनिट को सेल किया और अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंशन किया, उसके बाद आप देखिए कि ये अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर आपको देखने मिला, मार्केट ने भी रिकॉग्नाइज किया इस चीज को। और 2014 के बाद जो एक अच्छी साइकिल स्टार्ट हुई थी, उसमें इस कंपनी ने भी पार्टिसिपेट किया। एक समय में आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट 20-30 रुपीज का स्टॉक होता था, जो आज आपको 10 बैगर ऑलरेडी हो चुका है। तो आप देखिए कि काफी समय, बहुत लंबा समय नहीं बीता है, पिछले 6-7 साल में ही इसने जो है काफी अच्छे रिटर्न्स एक अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। तो उसका जैसे हमने डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट काफी अच्छा है, वो उनके डिसीजंस का ही एक रिजल्ट है कि ये आपको अच्छा वैल्यू क्रिएशन यहाँ पे दिख रहा है। तो आपने देखा कि ये बहुत बढ़िया इस चैनल को फॉलो कर रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे सपोर्ट मिला, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया इसने, फिर आप देख सकते हैं कि ये माइनर पुल बैक आया है यहाँ पर। उसके बाद फिर एक थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन करा इसने, यहाँ पर यहाँ तक साइडवेज कंसोलिडेशन रहा, फिर एक ये ऊपर यहाँ से इस लाइन को इसने ब्रेक किया और फिर से ये ऊपर की तरफ गया, यहाँ पर फिर से इसने रेजिस्टेंस फेस किया इस लाइन तक, फिर से एक शार्प पुल बैक आया जो कि रीसेंट पुल बैक था अभी मार्केट करेक्शन का, और फिर आपको एक बढ़िया पुल बैक यहाँ पर दिख रहा है, जो कि फर्दर मुझे लगता है कि इस ट्रेंड लाइन को टच करके एक फिर थोड़ा सा माइनर पुल बैक आपको देखने के लिए मिलेगा फ्यूचर में। तो इस चार्ट में आपको कहीं से भी कोई कंसर्न नहीं है, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, बहुत बढ़िया स्टॉक है। तो मंथली चार्ट में तो मुझे कहीं पर भी कोई वीकनेस नहीं दिख रही है। आरएसआई इंडिकेटर भी आप देख सकते हैं कि कोई इशू नहीं है, नेगेटिव डाइवर्जेंस मत मानिए इसको, क्योंकि अभी भी ये मोमेंटम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ही है इसमें। चलिए अभी हम नेक्स्ट वीकली चार्ट पर आ जाते हैं इसका। तो वीकली चार्ट पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है इसका वीकली चार्ट। इस वीकली चार्ट में मैं मूविंग एवरेजेस को ऐड करना चाहूंगा, तो मैं मूविंग एवरेज को सिलेक्ट कर लिया हूं और यहाँ पर मैंने जब अपडेट किया तो आप देख सकते हैं कि ये भी बहुत अच्छा ट्रेंड दिख रहा है। थोड़ा हमने जूम इन कर लिया इस जो मंथली चार्ट था, अब हम वीकली चार्ट पर आ गए, तो हम थोड़ा जूम इन कर चुके हैं इस चार्ट को। यहाँ आप देख सकते हैं कि 200 डेज की मूविंग एवरेज पे कई बार इसने सपोर्ट लिया 2016 में, और अभी रिसेंट जो सीवियर मार्केट करेक्शन था उसमें लिया इसने।
और यहाँ से अच्छा पुल बैक देखने के लिए मिला है। तो जैसा हमने कि मंथली चार्ट में भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी कि ये अच्छे एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है आपको, कोई इसमें डाउट नहीं है। और यहाँ पर भी आप देखिए तो बेस लाइन जो है वो भी काफी क्लियरली आपको दिख रही है। तो ये बेस लाइन को फॉलो कर रहा है। ये एक चैनल है जिसमें ये कंटिन्यूसली ट्रेड होता हुआ आपको दिख रहा है। तो अभी भी इस चैनल को मुझे लगता है कि टच करके थोड़ा सा एक माइनर पुल बैक आपको दिख सकता है। तो इसमें भी कहीं पर भी कोई वीकनेस नहीं है। कहीं आप आरएसआई इंडिकेटर में भी देखिए, कहीं पर भी कोई वीकनेस नहीं है, कोई नेगेटिव डाइवर्जेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। वॉल्यूम एडिशन भी देखिए, जब सीवियर मार्केट करेक्शन हुआ तो यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स भी ऐड हुए। तो ये ऐसे जब क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं तो वो बहुत बेयर मार्केट में नहीं जाते हैं, वो जब भी करेक्शन आता है तो अच्छा पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है और ये अपने ट्रेंड को रिज्यूम कर लेते हैं। ये आपको दिख रहा है इसमें। ठीक है सर, अब हम आ जाते हैं इसके डेली चार्ट्स पर भी। एक बार जल्दी से मैं आपको डेली चार्ट्स भी दिखा देता हूँ। तो ये डेली चार्ट्स है। अब डेली चार्ट्स में आपको ये दिखेगा कि एक 2 साल का ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन, लास्ट 2 ईयर से थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट चल रहा था, जिसका अभी अच्छा आपको ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो मैं एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ करना चाहूंगा। ये देखिए, यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ ऊपर बढ़ रहा है, और अगर आप ऊपर की ट्रेंड लाइन भी अगर ड्रॉ करें तो ये है, सॉरी, तो ये है एट प्रेजेंट जो चैनल है वो ये इसको फॉलो कर रहा है। तो ये डेली चार्ट्स है। ठीक है सर, इसमें एक कैंडल जो है वो एक दिन को रिप्रेजेंट करती है। तो एट प्रेजेंट ये इस चैनल को ये फॉलो कर रहा है। तो ये इस चैनल में ही ये ट्रेड कर रहा है। और इसने आप देखिए कि जो लास्ट टाइम के जो काफी जो एक सिग्निफिकेंट बैरियर था इसका, तो इसको इसने डिसाइसिवली यहाँ पे क्रॉस भी कर लिया और अब फर्दर इसी पे ही सपोर्ट लिया है। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस किए थे कि देखिए यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया, वापस से पुल बैक आया क्योंकि ये ट्रेंड लाइन थी, बट इस बार जो है इसने इसी लाइन पर ही सपोर्ट लिया है। और आप देख सकते हैं कि वापस से इसने अपने ट्रेजेक्टरी को फिर से रिज्यूम कर लिया। तो अब मुझे लगता है कि ये फर्दर आपको इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा। इसी चैनल को फॉलो कर रहा है ये। तो ये इसका डेली चार्ट भी हमने देख लिया सर। मुझे इस कंपनी में कहीं पर भी कोई वीकनेस नहीं दिख रही, इसके चार्ट्स में भी कोई वीकनेस नहीं दिख रही है। तो बीडी प्रसाद जी, आपने बहुत ही अच्छी कंपनी को हमको डिस्कस करने बोला है और ये काफी अच्छी कंपनी है। इसमें मुझे कहीं पर भी कोई भी ऐसी वीकनेस नहीं दिख रही, कोई भी तकलीफ नहीं है। सारे फंडामेंटल पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं, बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। तो ये कंपनी काफी साउंड है, काफी अच्छी कंपनी है। आप इसमें अपना एनालिसिस भी स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी रिसर्च भी चालू कर सकते हैं यहाँ से। और मैं तो आपको एनकरेज करूंगा कि आप इसमें धीरे धीरे अपनी पोजीशंस भी बना सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लिखकर बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक का बटन दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए इस वीडियो को, अपने दोस्तों को बताइए कि ये चैनल अच्छा है, इसको आप फॉलो करना चालू कर दीजिए। ओके सर, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।